हेलो बेटा बात कर रहे थे हम एक्सेप्शंस की। ठीक है, एटॉमिक रेडियस में हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। ये आज का लास्ट लेक्चर है एटॉमिक रेडियस के अंदर का। और अगर तुमने बुक्स ले रखी वीके जैसा उसको लगाना, जिस बच्चे ने नहीं ले रखी है उसको हम यहाँ से डीपीपी प्रोवाइड करवा देंगे, तो उसको कर लेना सॉल्व। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन में हमने काफ़ी चीज़ें तो कर ली थी कवर। जैसे हमने लेफ़्ट टू राइट की बात करी थी, टॉप टू बॉटम जो नॉर्मल ट्रेंड है, लेफ़्ट टू राइट हम कैसे मूव कर रहे हैं, टॉप टू बॉटम कैसे मूव कर रहे हैं। जब भी हम लेफ़्ट से राइट की ओर मूव कर रहे थे पीरियोडिक टेबल में, तो हमने क्या बोला था बेटा कि जब भी लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, ये बात बोली थी। और जब जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगी। उसके बाद सेकंड चीज़ मैंने क्या बोला था कि नियॉन का या नोबल गैस का जो साइज़ है अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, एक बात। दूसरी बात, जब भी हम टॉप टू बॉटम जा रहे थे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। उसका रीज़न था नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स की जब हमने बात करी थी, हमने दो फैक्टर वहाँ पे जो मेनली थे वो पढ़े थे। एक तो जेड इफेक्ट था, दूसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। जेड इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो साइज छोटा होता है, मतलब जेड इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक रेडियस के। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने पे हमेशा और हमेशा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, अब एक एक्सेप्शन आता है बेटा बोरॉन फैमिली का। ठीक है, बोरॉन फैमिली का। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, वरना समझ नहीं आएगा उतना अच्छे से। हमने ये बात तो कर ली थी बेटा कि 3D 4D और 5D में डी ब्लॉक के जो ग्रुप्स हैं, डी ब्लॉक के जो पीरियड हैं, 3D सीरीज हमने बोलते हैं, 4D सीरीज बोलते हैं, फिर 5D सीरीज बोलते हैं। ठीक है, जो डी ब्लॉक है उसको कैटेगराइज कर रखा है 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में। ठीक है, 3D सीरीज से जब हम 4D में आएंगे और 4D से 5D में आएंगे, मतलब जब भी हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है। ठीक है, बट 4D और 5D की जो एटॉमिक रेडियस होती है नियरली इक्वल होती है। ठीक है, 4D और 5D की जो रेडियस है वो नियरली इक्वल होती है। और इसका रीज़न क्या था बेटा, मैंने क्या बताया था तुम्हें, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये बात तुम्हें बताई थी मैंने। ठीक है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या था, ये बात तो सभी को समझ आ गई थी। ओके, ये था टॉप टू बॉटम का। अब लेफ्ट से राइट की ओर अगर हम देखते हैं, डी ब्लॉक में ही अगर लेफ्ट से राइट की ओर हम मूव करते हैं तो होता क्या है। डी ब्लॉक में अगर लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं, ये क्या है, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, ध्यान से सुन लेना एक बार इसको पहले। ठीक है, फिर उसका रीज़न बताता हूँ। पहले एक बार जल्दी से सुन लो इसको, हो क्या रहा है इसमें। स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक रेडियस डिक्रीज होती है। रीज़न बता रहा हूँ, आराम से इसको सुन लो पहले। ठीक है, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक रेडियस डिक्रीज करती है। आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम रहती है, नियरली इक्वल होती है। जैसे ही कॉपर और जिंक में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, रेडियस इंक्रीज हो जाएगी। समझ पाए मैंने क्या बोला। डी ब्लॉक में एक तो हमने टॉप टू बॉटम देखा था, टॉप टू बॉटम में हमने क्या बात करी थी, 3D 4D और 5D की बात करी थी। टॉप टू बॉटम इंक्रीज, फिर 3D और 4D नियरली इक्वल। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर मूव करते हैं 3D 4D या 5D सीरीज में, अगर 3D की बात करें तो Mn तक क्या होता है, रेडियस डिक्रीज करती है, पहले रेडियस कम होती है। CO, Fe, CO और Ni, इन तीनों की रेडियस नियरली इक्वल रहती है बेटा। कॉपर और जिंक, इनका साइज धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। इसको देख लो आराम से। अब रीज़न सुनो, यहाँ पे क्या होता है, जेड इफेक्ट बढ़ता है पहले। ठीक है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो क्या होगी, इसकी जो रेडियस है या जो साइज़ है वो डिक्रीज करती है। यहाँ तक क्या हुआ, रेडियस इंक्रीज हुआ, सॉरी जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ तो साइज डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। फिर यहाँ पे देखा गया Fe, CO और Ni, यहाँ पे जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल होते हैं, मतलब जेड इफेक्ट और जो अपना स्क्रीनिंग कांस्टेंट है नियरली इक्वल होते हैं।
तो इन तीनों का साइज़ क्या होता है, नियरली इक्वल। बट जैसे ही कॉपर और जिंक की ओर हम देखते हैं तो बेटा यहाँ पे जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो क्या होता है, सिग्मा। समझ पाए मैंने क्या बोला? हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो जेड इफेक्ट है, एक सिग्मा है। तो स्कैंडियम से लेके एमएन तक साइज डिक्रीज हुआ, उसका रीज़न क्या था, यहाँ पे जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। जब भी जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, मैंने तुम्हें बताया था जेड इफेक्ट के बढ़ने पे साइज हमेशा कम होता है, साइज डिक्रीज हो रहा है। फिर जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल आ गए, मतलब जहाँ पे अट्रैक्शन है और रिपल्सन है नियरली इक्वल आ गए। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग कांस्टेंट दोनों बराबर है, तो इन तीनों की रेडियस नियरली इक्वल होती है। फिर कॉपर और जिंक में देखने को मिलता है बेटा कि जो सिग्मा है ये डोमिनेट करता है, डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है यहाँ पे, ठीक है। और क्या होता है, इनका साइज इंक्रीज हो जाता है। समझ आती बात है? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हो तो क्या आता है, 4s2 3d1, ठीक है। फिर क्या आता है 3d2, टाइटेनियम का क्या आएगा d2, फिर क्या आएगा d3, फिर क्या आएगा d5, फिर d5, d6, d7, d8, d9 एंड d10, यही होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। एक चीज़ तो ऊपर समझ आ गया ना क्या बोल रहा हूँ मैं, Mn तक साइज डिक्रीज हुआ, FeCO Ni का साइज नियरली इक्वल है और कॉपर और जिंक इन दोनों का साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसका रीज़न तुम्हें बता दिया मैंने कि यहाँ तक जेड इफेक्ट इंक्रीज करता है, सिग्मा कम रहता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो साइज डिक्रीज होगा। फिर FeCO Ni में देखने को मिला, जब मेजर किया तो देखा जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल आ रहे हैं और कॉपर और जिंक के केस में सिग्मा इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे D1 है, स्कैंडियम के केस में D1 है, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। स्लेटर रूल याद आ रहा है कि पहले शेल वाइज अरेंज कर लेना है स्लेटर्स रूल में, 1 वाले एक साथ, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले डी में जैसे जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे D1 था, D2 था, D3, D5, तो पहले क्या हुआ, इसका जेड इफेक्ट इंक्रीज हुआ बेटा। जेड इफेक्ट इंक्रीज होने का मतलब क्या है, इसमें शील्डिंग पुअर थी। शील्डिंग क्या थी, पुअर थी। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था। जब तक हाफ फील्ड था तब तक क्या था, शील्डिंग पुअर थी, पुअर शील्ड कर रहे थे। तो अगर शील्डिंग पुअर होगी तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, डी में इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आने लग गए। उसके बाद क्या होगा, अगर डी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो इफेक्टिवली रिपेल करेगा, रिपेल इफेक्टिवली करेगा तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ आ गया है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझ लेना कि पहले स्कैंडियम से लेके Mn तक जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। आयरन, कोबाल्ट, निकल तीनों में जेड इफेक्ट और नियरली इक्वल है सिग्मा, और लास्ट में कॉपर और जिंक का साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर याला तुम्हें समझ नहीं आया कि पहले क्या हो रहा है, D1 था, D2, D3, D5, D5, मतलब यहाँ से लेके यहाँ को जब हम मूव कर रहे थे तो ये सब के सब क्या है तुम्हारे, हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से कम है, ठीक है। तो उस टाइम पे रिपेल इफेक्टिवली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर रिपल्सन इफेक्टिवली नहीं करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, जेड इफेक्ट। बट उससे आगे अगर देखोगे तो D6, D7, D8 ना ये हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, मतलब पार्शियली फील्ड है, ना ये हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, पार्शियली फील्ड है। तो इनका जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल रहता है, समझ आए। लेकिन जैसे ही D10 और D10 में तुम देखोगे ना, ये D10 होगा बेटा, हाँ D10 और D10 में तुम देखोगे तो ये क्या हो गया, फुली फील्ड है, मतलब इफेक्टिवली रिपेल करेंगे। इनके कंपेयर में अगर कंपेयर करोगे यहाँ से और वहाँ से तो इफेक्टिवली रिपेल करेंगे तो सिग्मा बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हें लग रहा है मुझे समझ आ गया होगा, और इसको बोला जाता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ आती बात है क्या बोल रहा हूँ, वापस सुन लो क्या बोल रहा हूँ। स्कैंडियम से लेके Mn साइज डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो डी के इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फील्ड है या हाफ फील्ड से कम है, तो धीरे धीरे पहले जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिवली रिपेल नहीं कर पा रहे। फिर FeCO Ni ना ये हाफ फील्ड है ना फुली फील्ड है, मतलब पार्शियली फील्ड है 3 के 3, तो इनका जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल रहता है,
ठीक है, इसलिए इनका साइज नियरली इक्वल है। लेकिन जैसे ही हमने देखा कॉपर और जिंक में तो D10 इफेक्टिवली अब क्या है, पूरा फुली फिल्ड है तो रिपेल ज़्यादा कर पाएगा कंपेयर टू अदर के। तो वहाँ पे अगर रिपल्सन ज़्यादा रहेगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज़्यादा रहेगा तो साइज़ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में देखने को मिलेगा, और इसको छोड़ के ट्रांजिशन के कॉन्ट्रैक्शन केवल और केवल गैलियम में देखने को मिलता है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को छोड़ के केवल और केवल गैलियम में देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो इसको नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको लिख लो। सही है बेटा, हो गया? चलो, इसका एक रीज़न ये तो समझ आ गया ना, यहाँ तक क्या हो रहा है, फिर यहाँ तक क्या, फिर आगे क्या। इसका एक रीज़न और बता दूँ तुम्हें। देखो बेटा, मैं तुम्हें वापस से बोल रहा हूँ, ये वीडियो अगर क्लास के अंदर होते तो डाउट पूछ सकते थे सामने से, ठीक है, बट वीडियो में हो सकता है एक बार में समझ ना आए, तो आराम से 2-3 बार देख लेना इसको अगर समझ नहीं आती है। बट बेटा जब भी उठोगे इसको क्लियर कंप्लीट करके तो एकदम क्लियर होना चाहिए। स्कैंडियम के केस में D1 था, फिर D2 हुआ, फिर D3 हुआ, फिर D5 और D5 हुआ। ये कहाँ तक हुआ? स्कैंडियम से लेके मैंगनीज तक। ठीक है, तो तुम्हें पता है डी ब्लॉक में सब के सब क्या रहते हैं, मेटल रहते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहते हैं वैसे मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग होती जाती है। समझ पा रहे हो क्या बोला? स्कैंडियम में एक अनपेयर्ड था तो मेटल मेटल जो बॉन्डिंग होगी एक अनपेयर्ड के साथ होगी। ठीक है, टाइटेनियम में 2 अनपेयर्ड थे तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग होगी 2 अनपेयर्ड के साथ होगी। Mn में कितने? 5 है। सही, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रांगली होगी। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। समझ आई बात? तो ये देखो, यहाँ पे सबसे स्ट्रांग मेटल मेटल बॉन्डिंग Mn की होगी। ठीक है, यहाँ पे बॉन्डिंग थोड़ा वीक थी, थोड़ा वीक, थोड़ा यहाँ पे जाते गए तो मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होती रही, स्ट्रांग होती रही। वापस सुनो क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे बढ़े यहाँ पे Mn तक, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, 3, 5 और 5, तो क्या हुआ, जो इसका मेटल मेटल बॉन्डिंग था स्ट्रांग होते गया। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग के लिए जो बेसिक नीड है बेटा वही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है। सपोज ये एलिमेंट ए है, ये एलिमेंट बी है, ये दोनों तभी आपस में बॉन्डिंग करेंगे जब इनके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रांग होते जा रही है। जितना स्ट्रांग होगा उतना क्लोज आएगा, साइज उतना डिक्रीज होगा। ठीक, अब जैसे यहाँ पे तुम Fe में देखोगे, Fe में क्या हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने स्टार्ट हो गए। जैसे क्या हुआ, D6 एक अनपेयर्ड आ गया, D7 फिर अनपेयर्ड, D8 फिर अनपेयर्ड। सही है, अब ये ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे देखने को मिला कि इन तीनों की रेडियस अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। बट जैसे ही कॉपर और जिंक में तुम देखोगे, ये क्या है, D10 D10, 2 के 2 क्या हो गए, D10 D10। अब यहाँ पे क्या है कि जो बॉन्डिंग होगी मेटल मेटल बॉन्डिंग, वो पुअर बॉन्डिंग होगी या होगी। समझ पा रहे हो क्या बोला मैंने? जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़े बेटा, वैसे जो मेटल मेटल बॉन्डिंग थी वो क्या हुई, स्ट्रांग होती गई, और साइज़ क्या होते गया, छोटा होते गया। जैसे पेयरिंग स्टार्ट हुई, ये क्या हुआ, नियरली इक्वल आ गए। और कॉपर और जिंक के केस में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ, पुअर मेटल मेटल बॉन्डिंग जो थी वो पुअर होते गई। ठीक है, इसलिए इनका साइज़ क्या हो गया, एकदम सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, समझ आ गई दोनों बातें। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी से भी इसको समझ सकते हो। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से अगर इसको समझना चाहो तो तुम यहाँ से भी इसको समझ सकते हो कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे। ठीक है, जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे मेटल मेटल बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ठीक है, ये समझ आ गया बेटा क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को छोड़ के केवल और केवल कहाँ पे देखने को मिलेगा, तुम्हें गैलियम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिखना है इसमें बोरॉन फैमिली, एटॉमिक रेडियस ऑफ
बोरॉन, बोरॉन फैमिली। क्या है बोरॉन फैमिली? ये बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है। अभी मैंने क्या बोला, टॉप टू बॉटम बोरॉन फैमिली, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करती है, ठीक है, बट ये दोनों क्या होंगे, नियरली इक्वल होने चाहिए था, ठीक है। टॉप टू बॉटम रेडियस इंक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो थैलियम एलिमेंट है बेटा, इसमें क्या यूज़ होता है, थैलियम में क्या यूज़ होगा, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आराम से समझ लेना इस बात को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आई है JEE 2016 एडवांस में, JEE एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ वापस, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, टॉप टू बॉटम इसका साइज इंक्रीज होना चाहिए था, टॉप टू बॉटम इसका साइज इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है, ये बात सही है। बट अभी हमने दो चीज़ के बारे में कंफर्म कर लिया है कि हमारे पास एक तो होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या बताया था तुम्हें, अगर पेनल्टीमेट शेल में D और F के इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कोअर शील्डिंग होती है, और 58 के बाद के एलिमेंट में लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, जो थैलियम है इसमें तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। और अभी मैंने तुम्हें एक चीज़ और बताई थी कि गैलियम में D ब्लॉक के एलिमेंट्स को छोड़ के केवल गैलियम ऐसा एलिमेंट है जहाँ पे क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझ आता है, कॉन्ट्रैक्ट होना साइज का। तो इसका जो एग्जैक्ट रेडियस अब मिलेगी हमें, ऐसा होना चाहिए था बट ये गलत है, तो इसका रेडियस का ट्रेंड क्या हो जाएगा, अच्छा इससे भी इजी एक तरीका और है, रुको ऐसे देखो इसको, इससे भी आसान तरीके से समझ लोगे इसको, ऐसा बना लो, ये ठीक है, ये है तुम्हारा बोरॉन। ये बोरॉन फैमिली का ट्रेंड है बेटा, ठीक है। बोरॉन फैमिली के अगर ट्रेंड को तुम देखोगे, ये ऐसा मिलेगा तुम्हें। समझ आता है, समझ आया मैंने क्या बोला, ये रहता है लेकिन IP के लिए, ये जो ट्रेंड रहेगा ये रहेगा आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। अब तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि IP क्या होता है, इसके ठीक बाद वाला टॉपिक है, ठीक है। हो गए क्लियर, समझ आया क्या बोला? अगर समझ नहीं आया तो वापस से देखो, ये तो इसको कहीं रफ में बना के छोड़ देना, ये जो मैंने W बना रखा है, जिगजैग बना रखा है, इसको कहीं लास्ट पेज में बना के छोड़ दो, लास्ट में लिख दो IP, इसको कहीं लास्ट में बना लो और IP लिख लेना, ठीक है, वापस से काम आएगा। IP या आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख के छोड़ देना उसको, कहीं काम आएगा आगे फर्दर। देखो अब क्या बोल रहा हूँ, इसमें हुआ तुम्हारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, तो साइज होना चाहिए था ये, बट ये ऐसा ना हो के अब क्या हो जाएगा, इसका साइज छोटा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, और ये दोनों नियरली इक्वल हो जाएंगे EL, ठीक है बेटा। बोरॉन फैमिली का जब भी तुमसे पूछा जाएगा ट्रेंड बताओ, पहली चीज़ तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, JEE के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है 2016, ठीक है। ये ट्रेंड होना चाहिए था बट ये ट्रेंड गलत है, इसका जो सही ट्रेंड है वो ये है, सबसे छोटा बोरॉन, उसका गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, उससे बड़ा इंडियम, और इंडियम और थैलियम नियरली इक्वल रहेंगे, ठीक है। गैलियम छोटा क्यों, क्योंकि इसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, और ये दोनों का साइज नियरली इक्वल है, क्यों है, क्योंकि थैलियम में बेटा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, ठीक है। समझ आ गई बात क्या बोल रहा हूँ मैं, किसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, किसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। आराम से नोट कर लो इसको, बाबू अली गए इंडिया थैला लेके,
बट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, वापस सुनो, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, बट बोरॉन फैमिली में दो कॉन्ट्रैक्शन काम करते हैं, एक लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो क्या हो गया, बोरॉन के बाद गैलियम आएगा, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम। और जो मैंने W बना रखा है उसको कहीं रफ पेज में बना के लिख लेना साइड में कहीं, आयनाइजेशन पोटेंशियल, वो वापस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसको करने से पहले साइड में कहीं लिख लेना। तो बोरॉन फैमिली का जो ट्रेंड है ये समझ आ गया बेटा, ये तुम्हारा गलत रहेगा, जो इसका सही ट्रेंड रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है, नोट कर लेना इसको भी। अब एक बार देख लो, समरी देख लो इसकी। सबसे पहले हमने क्या बोला, जब भी हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा, जेड इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, ठीक है। देख लेते हैं फटाफट से, LI BE BC NO F NE, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट साइज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सबसे बड़ा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये इसका एक्सेप्शन था। ये थी लेफ्ट टू राइट की बात, ठीक है। टॉप टू बॉटम में हमने क्या बोला, साइज बढ़ता है, ठीक है। टॉप टू बॉटम ये साइज बढ़ा, तुम्हारा इंक्रीज हुआ, ये उससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, इन दोनों का साइज क्या हो गया, नियरली इक्वल। क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दो चीज़ समझ आ गई, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में। ये लेफ्ट टू राइट था, ये टॉप टू बॉटम था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बोला कि बोरॉन फैमिली की बात आई, लेफ्ट टू राइट हो गया, टॉप टू बॉटम हो गया। उसके बाद हमने बोला जो बोरॉन फैमिली है, ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे होता क्या है, जो गैलियम है और एल्यूमिनियम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं और ऐसा हो जाता है। तो इसका सही ट्रेंड ये है, ठीक है। अब ये मैं इसमें लिख दे रहा हूँ, पूरी समरी जो है, इतनी चीज़ हमारी क्लियर हो गई थी। लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, ये था तुम्हारा लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जो डी ब्लॉक था, डी ब्लॉक में हमने क्या बोला, 3D 4D एंड 5D। 4D और 5D नियरली इक्वल होते हैं, क्यों, ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल ये आता है Ni PD और PT। ट्रेंड बताओ, तो ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज हुआ और PT और PD का साइज नियरली इक्वल रहा, ठीक है। रफ पेज में अगर चाहो तो उतार सकते हो पूरी समरी। ये लेफ्ट टू राइट है, ये टॉप टू बॉटम, ये डी ब्लॉक है और ये बोरॉन फैमिली है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक चीज़ और बताई थी बेटा मैंने, जब हम आयंस की बात कर रहे थे, कि अगर हम हाइड्रोजन को भी करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर H- आता है और लास्ट में F-, ठीक है। ये ट्रेंड किसका था, IP का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख लेना कहीं लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है। अब देखो, तुम्हें पता क्या होना चाहिए, एक तो इसका रीज़न पता होना चाहिए। नियॉन में वैन डर वाल्स फोर्स काम कर रही है, इसका रीज़न पता होना चाहिए कि ये 58 के बाद जो एलिमेंट हैं कितने तक, 118 तक, इनका साइज़ छोटा क्यों हो जा रहा है, इसका साइज, इसका रीज़न पता होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। समझ नहीं आता है तो पूछ लेना, मैं जो टर्म बता रहा हूँ उसका रीज़न देख लेना। तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें समझ आना चाहिए। 3D 4D 5D के केस में भी ऐसे ही है। 5D में क्या हो रहा है, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यूज़ हो रहा है। जिस बच्चे को समझ नहीं आएगा लैंथेनॉइड, वापस से पूछ लेना, ठीक है। ये तुम्हें पूछा गया। बोरॉन ये फैमिली थी, ठीक है। गैलियम में मैंने बोला कि जो बोरॉन फैमिली है इसमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी काम कर रहा है। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या बोला था, स्कैंडियम से लेके Mn तक जो एलिमेंट है इनका जेड इफेक्ट बढ़ता है और सिग्मा कम रहता है, मतलब जो डोमिनेटिंग फैक्टर है वो जेड इफेक्ट है, तो साइज डिक्रीज करेगा। फिर Fe, CO और Ni में ये दोनों बराबर रहते हैं, जेड इफेक्ट और सिग्मा नियरली इक्वल रहते हैं, तो तीनों का साइज भी नियरली इक्वल रहेगा। और लास्ट में कॉपर और जिंक में देखोगे तो सिग्मा डोमिनेटिंग फैक्टर रहता है, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे ही डोमिनेटिंग फैक्टर सिग्मा रहेगा तो उससे क्या होगा कि साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद कर रहा हूँ बेटा तुम्हें टॉपिक जो पढ़ रहे हैं रेडियस, तीसरा लेक्चर है इसका आज, तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। और अगर समझ ना आए तो बेटा प्लीज़ और प्लीज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़ा फॉरवर्ड, अगर हो सकता है एप्लीकेशन में तो फॉरवर्ड करके देख लेना, अदरवाइज़ तीनों को एक बार वापस से देख लेना, ठीक है। क्या बोला था हमने? देखो ये ट्रेंड ऐसा था बेटा, पहले जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है, मैंने 2-3 बार बता दिया, अब तो रट जाना चाहिए। अब अगर इसी में तुमसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है इस फैमिली में, इस ग्रुप में सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, तो कौन सा होगा? जिंक या कॉपर, नहीं सॉरी जिंक या स्कैंडियम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है तुमसे, अगर सबसे छोटा एलिमेंट इसमें पूछ लिया बेटा, तो देखो लेफ्ट टू राइट हम जा रहे हैं, साइज डिक्रीज हो रहा था, यहाँ तक साइज डिक्रीज हो रहा था, फिर FeC और Ni का साइज नियरली इक्वल है, बट ऐसा नहीं है कि एडजेक्ट इक्वल होगा। अगर एडजेक्ट इक्वल होता तो ऐसा लिखा होता कहीं Fe इक्वल टू CO इक्वल Ni, ऐसा लिखा होता अगर एडजेक्ट इक्वल होता, बट ये नियरली इक्वल है इसलिए ऐसे बनाया गया है, नियरली इक्वल का साइन दिया गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, साइज तो नियरली इक्वल है बट कहीं ना कहीं साइज धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है। तो अगर इस पूरी पीरियड में 3D सीरीज में तुमसे पूछ लिया गया सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा बेटा वो होगा निकल, ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा होगा साइज में? निकल। क्लियर है बात? समझ गए? एक एलिमेंट है सपोज तुम्हारा M, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, एक एलिमेंट ही है, ठीक है। दूसरा एलिमेंट सपोज तुम्हारा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, दूसरा ही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना एक बार, सही है कि गलत है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1। अब बेटा इसमें तुमसे पूछा गया है कौन से एलिमेंट का साइज छोटा होगा, किसका बड़ा होगा, कौन से एलिमेंट का साइज छोटा होगा और कौन से एलिमेंट का साइज बड़ा होगा, ये क्वेश्चन इसमें पूछा गया। तो ध्यान से देखना है इसको एक बार। अगर हम इसमें देखें 1 वाले एक साथ है, 2 वाले एक साथ, 3 वाले एक साथ, इसमें क्या है 1 2 फिर गड़बड़ है, देखो 3s 3p, तो हम इसको पहले अरेंज कर लेते हैं सिस्टमेटिक। 3d10 3d10 4s2 4p1, यही बेटा, इतनी बात समझ आती है। अब देखो अगर हम इन दोनों का z इफेक्ट निकालें, एटम A एटम B मान लेते हैं इनको, एटम A एटम B। इसको करने से पहले ना एक बार ठंडी सांस ले लेना, एक बार सोच लो मैं बोल क्या रहा हूँ इस क्वेश्चन में। तुम्हारे पास 2 एलिमेंट हैं, एलिमेंट A और एलिमेंट B। फर्स्ट एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। सेकेंड का है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p1, ठीक है। ये बात क्लियर है। अब तुमने क्या करना है बेटा, इसमें z इफेक्ट निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट देखना है किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट किसमें ज़्यादा है किसमें कम है। यहाँ पे अगर p का स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालोगे, ठीक है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट इसका निकालोगे तो इसको शील्ड कौन कर रहा होगा, अंदर के एलिमेंट्स कर रहे होंगे s और p। अगर इसको p का तुम निकालोगे स्क्रीनिंग कांस्टेंट तो इसको शील्ड कौन कर रहे हैं, s और p। मतलब क्या करेंगे, इफेक्टिवली शील्ड करेंगे। शील्डिंग ज़्यादा होगी तो साइज़ क्या होगा इसका, छोटा होगा, समझ पा रहे हो। जबकि यहाँ पे अगर देखोगे बेटा, ये जो P वाला है इसको कौन शील्ड कर रहा है, P और S को कौन शील्ड कर रहा है, D वाला। तो जो शील्डिंग होगी वो क्या रहेगी, पुअर शील्डिंग रहेगी। क्लियर है। और शील्डिंग अगर पुअर रहेगी तो Z इफेक्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझे मैंने क्या बोला? देखो वापस से,
जो P1 का इलेक्ट्रॉन है इसको जो शील्ड कर रहा है वो कौन कर रहा है? ये कर रहे हैं दोनों, मतलब इफेक्टिवली शील्ड कर रहे हैं। शील्डिंग ज़्यादा होगी तो जेड इफेक्ट क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इस केस में अगर देखो, इस केस में अगर तुम देखोगे इसमें जेड इफेक्ट कम है, मतलब साइज इसका छोटा होने वाला है अभी। ठीक, इस केस में अगर देखोगे ये जो P1 है इसको S, ये जो लास्ट के है 4S 4P1, इसको अगर शील्डिंग की बात करेंगे कौन सी शील्ड कर रहा है? D, और D क्या करता है? पुअर शील्डिंग कर रहा है। मतलब इस वाले केस में तो क्या हो रही है बेटा? पुअर शील्डिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 3D इसको शील्ड कर रहा है, और मैं तुम्हें बताया इससे पहले कि जो D होता है वो पुअर शील्डिंग करता है। ठीक है, शील्डिंग पुअर होगी इसका मतलब क्या होगा? जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है? इसका साइज कम हो जाएगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहा है D, शील्डिंग पुअर है, जेड इफेक्ट बढ़ गया। इस केस में देखेंगे यहाँ पे क्या है? शील्डिंग इफेक्टिवली है। यहाँ पे S और P ज़्यादा शील्ड करेगा, इसका मतलब क्या है? इसकी स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, तो इसका जो जेड इफेक्ट होगा, जेड इफेक्ट क्या होगा? कम। जेड इफेक्ट कम होगा तो साइज क्या होगा? ज़्यादा। आराम से ठंडे दिमाग से सोचना। 3s2 3p1 4s2 4p1, अगर इस P का निकालेंगे हम दोनों केस में, और इस P का भी निकालते हैं सपोज, तो इसको S और D शील्ड कर रहा है, इसको S और P शील्ड कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग शील्डिंग कहाँ रहेगी बेटा? यहाँ SP वाले में, क्योंकि ज़्यादा शील्डिंग करते हैं। इससे क्या होगा? जेड शील्डिंग अगर ज़्यादा है तो जेड इफेक्ट कम, जेड इफेक्ट कम तो साइज ज़्यादा। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? स्ट्रॉन्ग शील्डिंग, सिग्मा ज़्यादा है तो साइज़ बड़ा हो गया। यहाँ पे सिग्मा कम है, सिग्मा कम होने से क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो B क्या हो जाएगा? B का साइज़ कम हो जाएगा कंपेयर टू A के। समझ गए? अब ये जो एलिमेंट है ये है एल्यूमिनियम, और ये जो एलिमेंट है ये है गैलियम। एल्यूमिनियम और गैलियम हम यही पढ़ रहे थे बेटा। ये देखा था इससे पहले, अगर नोट्स में देखा होगा तो ये करा होगा, गैलियम छोटा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम के, गैलियम छोटा है कंपेयर टू एल्यूमिनियम के। क्यों? क्योंकि गैलियम में जो शील्डिंग कर रहा है वो कौन कर रहा है? 3D, और तुम्हें पता है D क्या करता है? पुअर शील्ड करता है। शील्डिंग कम होगी तो क्या होगा बेटा? जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा। इसको कहीं लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं लिख लो तुम्हारे खुद के समझने के लिए। वापस बोल रहा हूँ, अगर समझ नहीं आता है तो पूछा करो बेटा, अगर समझ नहीं आया तो पूछने का। अब बहुत से बच्चों का यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे हमने क्या करा है, अगर इसका जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी तो ऐसे, तो यहाँ पे भी इफेक्टिवली होनी चाहिए थी, बट एस के साथ डी भी है बेटा। यहाँ पे एस के साथ कौन है? पी। एस डी ज़्यादा शील्ड करेगा कि एस पी ज़्यादा शील्ड करेगा? तो तुम्हें पता है एस और पी ज़्यादा शील्ड करेगा, शील्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी, इसकी शील्डिंग क्या रहेगी? पुअर रहेगी। ठीक है, क्लियर है बात? ओके, इसको लिख लेना। तो जो बोरॉन फैमिली वाला था ये था। अब तुम्हें मैंने बेटा पूरा का पूरा जो एटॉमिक रेडियस है जितनी डेप्थ में हो सकता था पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, एटॉमिक रेडियस वाला जो पूरा पार्ट है वो मैंने तुम्हें पूरा बता दिया। एक समरी बना लेना है एक पेज में लास्ट में, ठीक है, इसके एक्सेप्शंस की। ठीक है, NI PD PT के बारे में, डी ब्लॉक का 3D 4D 5D सबसे स्टार्ट करना, FE और NI टॉप टू बॉटम, पहले लेफ्ट टू राइट। दूसरे उसमें लिखना टॉप टू बॉटम में क्या है? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है। फिर डी ब्लॉक में आना ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडियम से लेके जिंक तक का लिख लेना। ठीक है, उसके बाद टॉप टू बॉटम में लिखना स्कैंडियम, यर्टियम और लैंथेनम, इनको लिखना NI PD PT। मतलब 3D 4D और 5D में अगर देखते हो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट स्कैंडियम, यर्टियम एंड लैंथेनम में। क्यों? क्योंकि लैंथेनम का एटॉमिक नंबर 57 है और जो इफेक्ट है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वो दिखता है 58 से। फिर बोरॉन फैमिली के बारे में लिखना। ठीक, अब देखो एक और देख लो, लास्ट टॉपिक जो है तुम्हारा F ब्लॉक एलिमेंट। वैसे 12th में जाके पढ़ते हो इसको ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन पढ़ ही रहे हो तो देख लो। शॉर्ट ट्रिक भी देख लो इसकी। C पर नड, पम, सम, यू, गड, टब,
डाई हो और टम यब लू। सी पर नड पम सम और टम डाई लू। सी पर नट पम सम यू गड टब डाई हो और टम यब लू। ठीक है, अगर इस तरीके से याद होता है बहुत अच्छा है, नहीं तो देख लेना, इसको याद करने का कोई तरीका देख लेना। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एल के बाद यहाँ पे आता है। ठीक है, लड़कियों से परेशान नंद पंडित, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा यहाँ लंबा होगा। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शायद एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इससे तमाशा यहाँ लंबा होगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रैक है। कौन से हैं? लैंथेनॉइड सीरीज के। अब देखो, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इसमें, वैसे मैं वापस बोलना 12th में पढ़ते हैं इस टॉपिक को, बट अगर पढ़ ही रहे हो तो देख लो। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इसका जो जेड इफेक्ट है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, जेड इफेक्ट इंक्रीज़ रहता है क्योंकि यहाँ पे जो सील्ड कर रहे हैं बेटा वो 4F के एलिमेंट है। 4F के सबशेल्स आते हैं इसमें, 4F। ठीक है, और तुम्हें पता है F क्या करता है? पुअर शील्डिंग करता है। इसका मैं रीज़न भी बता दूंगा तुम्हें आज की क्लास में कि SPDF में जो बार बार बोल रहा हूँ कि पुअर शील्डिंग करता है, पुअर शील्डिंग करता है, स्ट्रॉन्ग शील्डिंग करता है, इसका रीज़न क्या है। ठीक है, अभी समझ लो, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शील्डिंग क्या होती है? पुअर होती है। उससे क्या होगा? इसका साइज डिक्रीज होगा। बस इतना साइज। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो यूरोपियम है, यूरोपियम जो एलिमेंट है EU, यूरेपियम नाम रहता है इसका, ये जो EU है इसका साइज सबसे बड़ा होता है इस पूरी सीरीज में। लिख लेना कहीं इसको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके दिखा था कि इसका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा साइज़ रहेगा। ठीक है, लिख लेना कहीं, EU का जो साइज़ रहेगा सबसे बड़ा रहेगा। बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड है वो है, मतलब EU यहाँ से उठ के आगे आ जाएगा, बाकी जो नॉर्मल ट्रेंड है वो रहने वाला है। ठीक है बेटा, इसके नीचे वाले में भी सेम रहेगा, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो टॉप लेफ्ट टू राइट जब भी जाओगे तो साइज़ डिक्रीज करेगा। F ब्लॉक के एलिमेंट्स में यूरेपियम क्या रहेगा? सबसे बड़ा साइज़ रहेगा, बाकी लेफ्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज कर रहा है। तो पूरा का पूरा तुम्हारा जो रेडियस है बेटा, जितने भी एक्सेप्शंस हो सकते थे इसके अंदर, जो भी चीज़ें थी वो सब तुम्हें बता दिया गया है। ठीक है, इसको नोट कर लेना। अब जो हम बार बार बोल रहे थे शील्डिंग पुअर हो रही है, ये हो रही है, वो एक बार रीज़न बता देता हूँ तुम्हें, समझ आएगा तो बहुत अच्छा है। देख लो एक बार, ये S है, ये P है। मैंने बताया था एक बार जब हम जनरल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, बोला था कि आगे काम आने वाला है। फिर उसके बाद किसकी एंट्री हुई थी? D की। उसके बाद क्या था बेटा यहाँ पे? F। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेटा जो इसमें ये D और F रहते हैं, D और F रहते हैं, इनको बोला जाता है डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर। डिफ्यूज्ड का मतलब क्या? इसमें फैले रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने बोला, अगर हम S की बात करेंगे तो S इफेक्टिवली रिपेल क्यों करता है या अट्रैक्ट क्यों करता है? शील्ड इतना इफेक्टिवली क्यों करता है? क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली फील्ड है। अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आता है इसके आसपास तो ये क्या करेगा? इफेक्टिवली रिपेल करेगा। P के केस में क्या है? P में इलेक्ट्रॉन्स या तो यहाँ प्रेजेंट रहेंगे या यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, सबसे इफेक्टिवली शील्डिंग कौन करेगा? S। उसके बाद कौन करने वाला है? P, क्योंकि P दो कंडीशन में जगह मिल सकता है, तो ऊपर या तो नीचे, दोनों लोब्स में एक जगह होगा। बस D और F को अगर देखोगे बिल्कुल छितरा हुआ है, बिल्कुल डिफ्यूज्ड है। मतलब अगर तुम्हारा एक फ्रेंड है जिसके पास केवल एक घर है, दूसरे फ्रेंड के पास 2 घर है, एक के पास 4, एक के पास 8 घर, तो सबसे आसानी से कौन सा मिलने वाला है तुम्हें? ये जिसके पास एक ही घर है। जिसके पास 8 घर है वो कहाँ रहेगा? पता ही नहीं है कि कहाँ है। हो सकता है फर्स्ट में, हो सकता है 7th में या 8th में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन रहता है डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर रहता है। जो सबशेल है F, ये डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर रहता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर्स के कारण ये क्या करता है? पुअर शील्डिंग करता है। जैसे सामने से कोई इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन आया,
कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन है तो इफेक्टिवली रिपेल करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही यहाँ इफेक्टिवली रिपेल करेगा। इस केस में भी ऐसे ही है, रिपल्सन थोड़ा सा कम हो जाएगा बट वो भी क्या है इफेक्टिवली रिपेल करेगा। बट जैसे डी और एफ के केस में तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन सपोज आ रहा है और इलेक्ट्रॉन पड़ा है यहाँ, क्या इफेक्टिवली रिपेल होने वाला है इसमें? अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से अप्रोच कर रहा है और सामने वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है तो क्या इफेक्टिवली रिपेल होगा? शील्डिंग करेगा? नहीं कर पाएगा। तो जो इनका स्ट्रक्चर है डी और एफ का, ये डिफ्यूज्ड स्ट्रक्चर रहता है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं भी पड़े हो सकते हैं सॉरी। इसके कारण ये क्या करते हैं, पुअर शील्डिंग करते हैं। ठीक है, तो रेडियस बेटा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। इसको एक बार तरीके से देख लेना। रेडियस में हमने क्या क्या देख लिया, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, डेफिनेशंस देख ली थी। उसके बाद हमने जनरल ट्रेंड की बात करी। जनरल ट्रेंड में हमने लेफ्ट टू राइट देख लिया, टॉप टू बॉटम देख लिया। एक्सेप्शंस में से आयनिक रेडियस में सबसे पहला पढ़ा था H माइनस का, F माइनस Cl माइनस Br माइनस से बड़ा रहता है H माइनस, और I माइनस से छोटा रहता है। टॉप टू बॉटम हमने बोला कि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, लेफ्ट टू राइट में नोबल गैस में वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में हमने देख लिया स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का पूरा। ठीक है, टॉप टू बॉटम हमने डी ब्लॉक में उड़ा 3D 4D और 5D में 3D सबसे छोटा, 4D उससे बड़ा, और 4D और 5D नियरली इक्वल हो जाता है ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है बेटा रेडियस का तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तुमने खुद से लगाना स्टार्ट करना। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आयन पोटेंशियल के साथ। बाय बेटा।